हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिय एक्सप्लोर। सो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की, और इससे जितने भी क्वेश्चन यानी जितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को आज हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक्स आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन में, और ये एक क्लास होगी जो आई थिंक हिंदी पेडागोजी के लिए इनफ होगी। ठीक है, और भी अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे लगते हैं जो आपको पढ़ाने की ज़रूरत होगी तो वो हम कवर अप कर लेंगे। फ़िलहाल ये एक क्लास आपके लिए इनफ रहने वाली है ना। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को हम। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल सकती है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये चीज़ आपको लास्ट में पता चलेगी। ठीक है, तो भाई भाषा अर्जन की बात करते हैं ना। देखिए, भाषा को जब भी अर्जित करने की बात होगी, यानी कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब भी भाषा को अर्जन की बात होती है तो इसके लिए आपको एफर्ट नहीं करने होते हैं। ठीक है, छोटा सा जो बच्चा होता है उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा भाषा को सीखने के लिए। ये ऑटोमेटिक जो भी उनके आसपास की लैंग्वेज होती है ना, वो ईजिली उसको एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, अपने परिवार में रहकर ही भाषा को सीखता है। ठीक है, लाइक बच्चा है छोटा सा, और वो जिस एरिया में होगा, अगर हिंदी एरिया में है, उसका जन्म हुआ है, लाइक उसके घर में उसके आसपास के लोग हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है, इजली अर्जित कर लेता है। ठीक है, और अगर वो अमेरिका में है, उसके आसपास उसके घर परिवार के लोग अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे की नेटिव लैंग्वेज होती है, उसके घर के आसपास बोली जा रही होती है, उस लैंग्वेज को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिक चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, वे दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। ठीक है, जो उसके आसपास बोल रहे होते हैं उसी भाषा को वो क्या करता है, अनुकरण करके ही चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, यानी कि नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कही जाती है। जब भी आपको क्वेश्चंस में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए ना, जो कि आपको मिलता ही है। ठीक है, तो भाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है, जो बच्चा ईजिली बच्चे ने जो जन्म से एक्वायर करके रखी है, जो लैंग्वेज जो भाषा वो बोल रहा है। ठीक है, उसके घर के लोग, उसके आसपास के वातावरण में जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही है ना, वही उसकी मातृभाषा, मदर टंग, या फिर उसका क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज कह सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ ना कि जो आप ये हिंदी में पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी इस्तेमाल करने को मिलती हैं। तो आप यहाँ से लाइक हिंदी पढ़ रहे हैं तो मतलब इंग्लिश में भी आपको एज इट इज़ चीज़ें, बस वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड रहती हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका कि भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि जब भी भाषा को अर्जित किया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, बिल्कुल, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का, जैसे कि शुरुआत में बताया, एफर्ट नहीं करना पड़ा, नॉर्मली अपने आप में बच्चा सीख जाता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। ठीक है, जब भी भाषा, जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसको सीखने में, उसका जो भी परिवार है, उसका समाज है, उसी का सबसे बड़ा हाथ होगा ना। वही जो आसपास बोली जा रही होगी वो बच्चा ईजिली सीख जाता है। लेकिन अगर कोई अदर लैंग्वेज बच्चा सीखना चाहता है तो उसके लिए फिर उसको उसकी व्याकरण भी सीखनी पड़ेगी, है ना। हर एक चीज़ें सीख करके ही वो सीख पाएगा फिर दूसरी लैंग्वेज को। भाषा अधिगम की बात करते हैं ना। देखिए, अर्जन दूसरी चीज़ हो गई कि जो बच्चे ने ईजिली एक्वायर कर लिया लैंग्वेज को, उसे भाषा अर्जन कह देते हैं। अधिगम क्या है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम है, लर्निंग है, भाई इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है कुछ ना कुछ, और इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग, यानी कि अगर बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहता है ना, मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाहता है, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, A to Z कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है तो उसके लिए उसे भाई क्या करना पड़ेगा, उसे सीखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, उसका नियम सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखना पड़ेगा, तभी उस लैंग्वेज को वो बोल पाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय भाषा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा कहा गया तो वो उसकी अर्जित की हुई भाषा होती है। अगर उसने कोई भाषा सीखी है ना, लर्न किया है, तो उसे हम द्वितीय भाषा कहते हैं, और वो कोई भी हो सकती है।
भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य ना, अब भाषा अधिगम से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है ना। लाइक बच्चा स्कूल में गया और मान लीजिए कोई अदर लैंग्वेज, उसको कोई ना कोई अदर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश कंपलसरी होती है ना, तो वो तो फिर अगर बच्चे का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है और वो स्कूल जा कर के उसे इंग्लिश सब्जेक्ट भी मिल रहा है ना, तो वो कैसी होगी, वो उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है, द्वितीयक भाषा हो जाएगी, जिसे वो विद्यालय में रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू सीखेगा। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, यानी कि एफर्ट्स करने पड़ते हैं। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है, ठीक है। यानी कि जब भी भाषा बच्चे को सीखनी होगी तो हर एक तरह से लाइक हर एक चीज़ हेल्पफुल हो जाती है ना। भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार, तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना कि अधिगम और अर्जन लैंग्वेज को लेकर के जो वाइगोत्स्की हैं, जीन प्याजे हैं, और लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा रिलेटेड नॉम चॉम्स्की, इनका क्या कहना है ना, इनके विचार क्या हैं। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं भाई कि बच्चे की जो भाषा है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। भाई वाइगोत्स्की ने तो अपनी पूरी थ्योरी में लैंग्वेज हो, सोशल हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, ठीक है, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि बच्चे की जो भी भाषा होगी वो समाज के साथ संपर्क में आने के बाद ही वो चीज़ों को सीख पाता है, ठीक है। तो समाज के साथ पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे का, है ना, उसका सामाजिकरण होना चाहिए, तभी उसमें भाषा जो है वो डेवलप हो पाएगी, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। प्याजे क्या कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के साथ ही विकसित होती है। यानी कि जैसे कि बच्चे की संज्ञानात्मक शक्ति होती है ना, यानी कि भाषा जो होती है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्र, जो भी कुछ भी हो सकता है वो, फिर लाइक घर के लोग हैं, आसपास की चीज़ें हैं, जो कुछ भी हैं, उनके साथ में संपर्क में आने के बाद ही बच्चा जब उनके साथ अंतः क्रिया करता है ना, तभी बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ये जीन प्याजे का कहना है। और नॉम चॉम्स्की जो कि भाषा से ही रिलेटेड है, और इनका कहना है कि बच्चा भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है ना बच्चे में, वो जन्मजात होती है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई एफर्ट करना पड़ेगा, जो भी भाषा उसके आसपास होती है वो ईजिली उसको क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, और ये क्षमता जो है बच्चे में वो जन्मजात होती है, ठीक है। और वे भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के लिए मतलब किसी भी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने की शक्ति के साथ ही वो पैदा होते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक वर्ड दिया था, टर्म दिया था, जिसे कहते हैं LAD। क्या कहते हैं? LAD, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये क्या होती है, यानी कि भाषा को अर्जित करने का एक यंत्र होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हर बच्चे में जन्म से भाषा को सीखने का एक यंत्र होता है, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, LAD कहते हैं, भाषा अर्जन यंत्र जिसे कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि भाई ये LAD क्या है और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली है कि जो व्याकरण है वो कैसा होता है, एक सार्वभौमिक है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर भी इन्होंने कहा है। यानी कि जो किसी भी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो यानी कि बच्चा अगर कोई भी लैंग्वेज अधिगम करना चाहता है, सीखना चाहता है ना, तो उसके जो भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो सार्वजनिक हैं ना, वो चीज़ें क्या होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं। तो भाई यहाँ पे आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी देते हैं हमारे नॉम चॉम्स्की। तो ये बातें थी, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए जितने भी थे इन तीनों के बारे में हमने बात करी कि ये रचनावादी हैं, और कुछ और भी हैं, स्किनर जैसे हो गए, पावलोव हो गए। तो ये लोग क्या कहते हैं ना, इनका कहना है कि बच्चा जो है ना लाइक चीज़ों को सीखता कब है, जब उसमें एक तरीके से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, सिखाने के लिए। यानी कि कोई ना कोई स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब कि जब जब आप कोई उद्दीपक बच्चे के सामने रखते हैं, कोई स्टिमुलस रखते हैं, तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा कि बच्चा ईजिली क्या करेगा, फिर उस लैंग्वेज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, जस्ट बिकॉज कि उसके सामने कुछ ना कुछ स्टिमुलस है ना, कि उसे अगर उसने सीख लिया तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलस में उद्दीपक में कुछ भी हो सकता है ना उसके लिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और बात करते हैं भाषा कौशल की, बात करेंगे ना, तो भाई जो लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं ये चार हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि LSRW, शॉर्ट फॉर्म में अगर इसे हम
याद करना चाहें तो क्या होता है, LSRW होता है, ठीक है। यानी कि पहला क्या है आपका, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। तो ये 4 भाषा के कौशल हैं, जिनमें से 2 ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलेंगे, जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा होगा या फिर कोई भी व्यक्ति होगा अभिव्यक्त करेगा ना, प्रोडक्टिव होगा। तो अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बोल के या तो आप अभिव्यक्त कर पाओगे या फिर लिख करके ना, 2 ही तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे भाई, एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे ना। और जहाँ पे ग्रहणात्मकता की बात होती है, यानी कि रिसेप्टिव स्किल्स की बात होगी, जहाँ पे आप चीज़ों को रिसीव कर रहे होते हैं ना, तो रिसीव कैसे करेंगे, या तो आप सुनेंगे या तो आप पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग हो जाता है आपका, ठीक है। और प्रोडक्टिव में क्या हो जाता है, तो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके 4 स्किल्स हैं और इस तरह से ये डिवाइड किए गए हैं ना भाई। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। यानी कि चारों ही एक दूसरे से कैसे होते हैं, अंतः संबंधित हो जाते हैं। और भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है, यानी कि सुनता है और फिर उसी को बोलना भी शुरू कर देता है, और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। जब बच्चा पढ़ना सीखने लग जाता है तो वो साथ साथ में लिखना भी शुरू कर देता है ना। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो भाषा के चारों कौशल है ना, वो एक दूसरे से क्या हैं, तो वो एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और इन्हें क्रम में नहीं सीखा जाता है, जबकि ये होता है ना कि सभी एक दूसरे के साथ ही सीखे जाते हैं, ठीक है। सुनने के साथ साथ बच्चा बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ बच्चा लिखना भी सीखता है। नेक्स्ट है रेमीडियल टीचिंग। क्या होती है, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तो आपको हर जगह काम आएगा ना कि रेमीडियल टीचिंग आखिर होती क्या है। अगर हम स्पेशली हिंदी के लिए देखते हैं तो भाई उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, ठीक है। जो उपचारात्मक रेमीडियल टीचिंग है ना, वो निदान के बाद आता है। अब निदान क्या होता है भाई, निदान का मतलब होता है कि आप उस कारण का पता लगाएं कि बच्चा कोई चीज़ सीख क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। बच्चे को आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यानी कि बच्चे का आप पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे कि बच्चे को दिक्कत क्या है ना, किस रीज़न से आ रही है, उसके बाद ही तो आप उसका इलाज करते हैं। भाई डॉक्टर के पास भी जो आता है इंसान, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, पहले बीमारी का पता करता है, उसके बाद उसका वो इलाज करता है। तो वैसे ही आपको भी करना है, पहले बच्चे का निदान करना है ना, पहले आपको भाई डायग्नोस करना है कि पता करना है कि भाई रीज़न क्या है ना, उसके बाद आपको रेमीडियल टीचिंग देनी है, उपचारात्मक शिक्षण देना होता है। क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो ये सारी जो उपचारात्मक रेमीडियल टीचिंग हो गया ना, डायग्नोस्टिक हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं आपको हर जगह इस्तेमाल आएंगी, लेकिन चारों पोर्शन में, और इसी तरीके से इनका कॉन्सेप्ट होता है ना। अब उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है आखिर, तो भाई बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे के जीवन में, पढ़ाई लिखाई में, लर्निंग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। भाई अगर वो उन्हें कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जो कि एक ऑब्स्टेकल था, कठिनाई थी, और उस वजह से वो चीज़ें कर नहीं पा रहे थे, अभी क्या किया गया, उनको सही दिशा दिखाने, सही दिशा में ले जाने के लिए उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट किया गया, ढूंढा गया, ठीक है। और बालकों की अभिव्यक्ति संबंधित समस्याओं का निराकरण भी हो जाता है। बच्चे जिस कारण से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं, तो इस तरह से हम पता करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो जाती है। छात्रों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों में भी बचाव हो जाता है, ठीक है। अब भाई वाचन क्या होता है ना, जब हम वाचन की बात करते हैं तो भाई पूर्व सुनी सार्थक ध्वनियों को पढ़ करके उनका अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है, ठीक है। वाचन यानी कि आप चीज़ों को, जो भी चीज़ें सुन चुके हैं, जैसे अक्षर है, सब चीज़ सीख चुके होते हैं ना, यानी कि स्वर और व्यंजन, ये आपको पढ़ना आ रहा होता है, आप समझते हो इनके बारे में, और फिर क्या करते हैं, कोई भी आपके पास
पैराग्राफ है, स्टोरी है, कहानी है, कविता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप ईज़िली पढ़ते हैं, पढ़ करके उसका मीनिंग समझेंगे और समझ करके बस उसी का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं आप ना। और वाचन जो है वो दो तरीके के होता है, एक सात स्वर वाचन होता है, एक मौन वाचन होता है। भाई सात स्वर वाचन कब करते हो और मौन वाचन, और इनका फ़ायदा क्या होता है ना करने का, तो ये चीज़ें हम समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सात स्वर वाचन जो होता है ना, यहाँ पे इसके अंतर्गत अध्यापक को छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों का पता लग जाता है ना। अब भाई छोटा बच्चा है, उसे स्वर व्यंजन तो आता है, लेकिन जब वो पढ़ रहा होगा किसी चीज़ को, तो वो बोलते वक्त, वाचन करते वक्त, उच्चारण करते वक्त मिस्टेक्स क्या कर रहा है ना, अशुद्धियाँ क्या हैं उसके उच्चारण में, जैसे कि सा और शा के बीच में क्या उच्चारण किस तरीके से कर रहा है ना, किस शब्द को, किस अक्षर को किस तरीके से उच्चारित कर रहा है, ये सारी कमियां बच्चा यहाँ पे, टीचर यहाँ पे निकाल पाएगा कि बच्चा क्या क्या कर पा रहा है, और उसको इम्प्रूव करेगा फिर। ठीक है, सात स्वर वाचन से थकान अधिक हो जाती है और अर्धविराम, विराम आदि चिन्हों का उचित ध्वनि रखते हुए बालकों को यथास्थान रुकने और शुद्धता पूर्वक पढ़ने का अभ्यास कराना। और रीडिंग का ये भी मतलब होता है कि आप जब रीड कर रहे हो ना, तो विराम, अर्धविराम जहाँ पे भी आते हैं, आपको कैसे, कितना पॉज लेना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारे एक अच्छे रीडर की ये पहचान होती है। ठीक है, तो जब भी आप सात स्वर वाचन करते हो तभी इन चीज़ों को नोटिस करते हो ना, तो इन सब में भी सुधार होता है। पद्य पाठों में बालकों को गति, ताल तथा लय का उचित ज्ञान देना। ठीक है, किस गति से पढ़ना है, गद्य यानी पद्य मतलब हो जाता है ना, जैसे कि कविताएं वगैरह जो होती हैं, दोहा, कविताएं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये पढ़ने का भी अब यहाँ पे अभ्यास हो जाता है। बालकों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाना ना, जब बच्चे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, समझाते हैं, तो उसमें भी उनको थोड़ा सा क्लियरिटी आती है। ठीक है, मौन वाचन क्या होता है, तो शिक्षार्थी पठन सामग्री के प्रति मन ही मन में प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हुए मानसिक तर्क वितर्क करता है, और मौन वाचन से पठन की गति तीव्र हो जाती है, एकाग्रता भी बनती है। यानी कि जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो वो मौन वाचन करना भी शुरू करते हैं, और आपको उनको प्रैक्टिस भी इस चीज़ की करानी चाहिए, ताकि मन में पढ़ें। और मन में पढ़ने से होता क्या है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है ना, उसमें एकाग्रता कितनी है ना, क्योंकि भाई जब बच्चा मन में पढ़ता है, आवाज़ नहीं होती है, तब उसका मन भी इधर उधर भटकता है, तो ये तीव्र एकाग्रता बढ़ाने को भी बच्चे में एक तरीके से हेल्प करता है ना। किसी बात को स्वयं समझने हेतु भी मौन वाचन करना एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है ना। जब कोई चीज़ आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रही होती है तेज़ आवाज़ में, तो आप उसको शांत होकर के भी पढ़ते हैं, तो चीज़ें समझ में आने लग जाती है। चिंतन और तर्क शक्ति के विकास के लिए भी होता है। ठीक है, अब हम सुलेख और श्रुतलेख समझ लेते हैं कि आखिर श्रुतलेख क्या है और सुलेख क्या है। तो भाई श्रुतलेख, श्रुत का मतलब क्या होता है, जब आप चीज़ों को सुन करके, श्रुत मतलब सुनकर लिखा गया लेख ही श्रुतलेख कहलाता है ना। श्रुतलेख में विद्यार्थी ध्वनियों को सुन करके लिपिबद्ध करता है, यानी कि जब हम कोई पैराग्राफ या वर्ड शब्द बोल रहे होते हैं और बच्चा सुन करके उसको लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। ये विद्यार्थी की लेखन क्षमता का मूल्यांकन करता है भाई श्रुतलेख, कि बच्चा लिखने में कितना इफ़िशियंट है, कितना अच्छा है। ठीक है, कितने बेहतर तरीके से वो लिख सकता है, गलतियाँ, मात्राओं से रिलेटेड, स्वर, व्यंजन, हर एक चीज़ प्रॉपर सुन के समझ पा रहा है कि नहीं ना, तो ये चीज़ हम यहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हैं। श्रुतलेख अभ्यास से लिखने में उचित गति, बोलने वाले के भाव को समझने, विराम का महत्व आदि सीखने को मिलता है श्रुतलेख में। ठीक है, और प्राथमिक कक्षाओं में 10 से 15% तथा बड़ी कक्षाओं में 3 से 5% समय श्रुतलेख को दिया जा सकता है। यानी कि जब आप बच्चों को एक तरीके से, श्रुतलेख को ही हम इमला भी कहते हैं। ठीक है, श्रुतलेख को क्या कहते हैं, इमला कहते हैं। तो ये मूल्यांकन करने का ही तो तरीका है, वो भी बच्चे के राइटिंग स्किल का, कि बच्चा लिखने में कितना बेहतर है। ठीक है, समझ कितना रहा है चीज़ों को। तो 10 से 15% प्राथमिक में और लगभग 3 से 5% अपर प्राइमरीज में यहाँ पे टाइम दिया जा सकता है श्रुतलेख को। अब हम सुलेख की बात करते हैं, तो भाई सुलेख क्या होता है, सु मतलब सुंदर, लेख यानी कि अच्छी राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सुलेख मतलब सुंदर लेख कह सकते हैं। सुलेख की शिक्षा देने से पूर्व अध्यापक को वर्णों, मात्राओं, शब्दों, वाक्यों, पंक्तियों एवं विराम चिन्हों के मध्य उचित दूरी की शिक्षा देनी चाहिए। भाई जब उसे स्वर वगैरह सारे वर्ण क्लियर है, मात्राएं क्लियर हैं, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे विराम का चिन्ह लगाना है, हर एक चीज़ बच्चे को पता होगी। जब वो लिखेगा तो
भाई चीज़ें हर जगह पे प्रॉपर चीज़ इस्तेमाल करी गई है ना, लिखा भी अच्छी राइटिंग में गया है, तो वो सारी चीज़ें ही सेम क्या कह देते हैं, सुलेख कह देते हैं। ठीक है, सुंदर लेख। सो ये हो गया श्रुतलेख और सुलेख में डिफरेंस। आई होप आप समझ पाए होंगे। भाई गद्य और पद्य तो आप समझते हैं ना, जब हम प्रोज की बात करते हैं जहाँ पे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो इसे ही हम कहते हैं गद्य। ठीक है, और इंग्लिश में इसे प्रोज कहा जाता है। पोएट्री यानी कि पद्य, यानी कि जो कविताएं वगैरह होती है जिसमें अलंकार, छंद और रस का इस्तेमाल किया गया होता है। ठीक है, तो ये आपकी पद्य कहलाती हैं। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है आपका हिंदी में जो 15 नंबर का पेडागोजी का सेक्शन आता है। और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। जब भी आप पेपर को अटैम्प्ट करें, मान लीजिए मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने एक लैंग्वेज हिंदी ली है, कोई भी लैंग्वेज ली हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एक लैंग्वेज हिंदी ली है, एक लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ करी है। ठीक है, तो ये सीक्रेट बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक में हिंदी आपने चूज़ करी है या एक में इंग्लिश, फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप उन सभी जगह पे ये चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कुछ लोग हिंदी और संस्कृत चूज़ कर लेते हैं, इस तरह से भी हो जाता है। तो देखिए करना क्या है, मान लीजिए हिंदी वाला आपने कर लिया प्रॉपर पढ़ के, हो सकता है हिंदी के कुछ ऐसे अक्षर हों जो आपको ना समझ में आ रहे हो हिंदी में एज इट इज़, तो आप उनको इंग्लिश में भी देख सकते हो। आपके पेपर में ही इंग्लिश में प्रेजेंट होता है, वो भी सिर्फ पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है। अब मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो फर्स्ट लैंग्वेज का ही जो इंग्लिश वाला सेक्शन होगा ना, वहाँ पे इसकी पेडागोजी और उनकी पेडागोजी एकदम सेम होती है। क्या समझे आप? समझ में आ रही है बात? वैसे ही सेम इंग्लिश में भी होता है। मान लीजिए आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी वाला भी आपको पेपर में गिवन रहता है। तो आप इंग्लिश वाला तो कर रहे हो, मान लीजिए पेडागोजी के सेक्शन में आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो आप वही चीज़ हिंदी में देख सकते हैं जा करके। उसको आप क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, या फिर तुक्का मत लगाइए। छोड़ने का कोई वही नहीं बनता है भाई, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो आप तुक्का नहीं लगाइए, आप वो चीज़ हिंदी में जा करके भी देख सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में ही। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। और पीडीएफ जैसे मैंने कहा था तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्री एक्सप्लोर नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक खैर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, तो आप वहाँ से जा करके पीडीएफ से भी पढ़ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।